हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 एवं पीसीएस 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्रैक्टिस सेट का आज 11वां क्लास है। और यहाँ पर हम टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन करते हैं जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपीपीसीएस आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं और डेली ये क्लास आती है। और कल किसी कारणवश ये जो क्लास है नहीं आ पाई थी, तो चलिए कोई बात नहीं है, आज से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 25 जर्नल स्टडीज़ के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर डेली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ए समाहर्ता, बी व्यावहारिका, सी अंतपाल, डी प्रदेष्टा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि समाहर्ता। आप एक कॉपी ले लीजिए, इसमें जो आंसर है वो अपने आप से आंसर जो है देते जाइए और जो करेक्ट आंसर है उसको भी देखते जाइए। चलिए अब बात करते हैं इसमें अंतपाल की। ये क्या होता है? ये मौर्य काल में जो सीमा रक्षा है उसका रक्षक होता था। तो ये सीमा रक्षक होता था, मतलब कि जो सीमावर्ती दुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें काम होता था अंतपाल का। ठीक है। और जो प्रदेष्टा होता था इसका काम था विषयों या फिर जो कमिश्नरी होती हैं तो कमिश्नरियों का ये प्रशासक होता था। ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब के बारे में, जो आपको सवाल जो प्रश्न है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन पर भी ध्यान दिया करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाहर्ता और यहाँ पर आपको अंतपाल और प्रदेष्टा के बारे में भी बता दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? ए पोतवाध्यक्ष, बी पन्याध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी सूनाध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा पोतवाध्यक्ष। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? पोतवाध्यक्ष। और यहाँ पर जो पन्या अध्यक्ष दिया है बी वाले में, ये क्या होता था? तो ये वाणिज्य विभाग का प्रभारी होता था। तो मौर्य काल में वाणिज्य विभाग का प्रभारी जो है पन्याध्यक्ष होता था। ठीक है। और जो सूनाध्यक्ष है ये क्या होता था? तो ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था मौर्य काल में। तो याद रखिएगा, जो तौलमान का प्रभारी था वो पोताध्यक्ष था, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी और पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रभारी होता था। और सीताध्यक्ष तो आपको पिछली क्लास में बताया गया है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सीताध्यक्ष कौन होता था। चलिए अगला सवाल है, पंकोद का सन्निध रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये कौन सा जुर्माना था? किस चीज़ के लिए लिया जाता था? ए पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर, डी मंदिर को गंदा करने पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है। याद रखिएगा, सड़क पर अगर आप कीचड़ फैलाते थे उस टाइम पे, मौर्य प्रशासन के टाइम पे, मौर्य वंश के टाइम पे, तो आपको जो ये दंड है वो दिया जाता था। ठीक है। ये जो जुर्माना है वो लगाया जाता अगर आप पानी वगैरह और कीचड़ वगैरह सड़क पे फैलाते थे, गंदगी करते थे कुल मिला के, है ना। चलिए अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी तक्षशिला। ठीक है। मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र था। तो याद रखिएगा, मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और नालंदा जो था, ये जो नालंदा है ये केवल बौद्ध शिक्षा का था। ठीक है। तो आपसे बौद्ध शिक्षा का पूछा जाए तो नालंदा होगा, हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का केंद्र पूछा जाए तो तक्षशिला होगा। और मौर्य काल में क्या पूछा गया कि सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या था? तो तक्षशिला और नालंदा दोनों थे, लेकिन यहाँ तक्षशिला आंसर होगा। ठीक है। चलिए ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था और नालंदा बौद्ध के लिए था, तक्षशिला हिंदू और बौद्ध शिक्षा दोनों के लिए था। चलिए अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? पहला धर्म महामात्र, दूसरा धर्म स्थायी स्थीय, तीसरा रज्जुक, चौथा कंटक शोधक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। करेक्ट आंसर है डी
2 और 4, जो 2 नंबर का है और 4 नंबर, ये दोनों उस टाइम पे थे धर्मस्थी और कंटक शोधक। ये क्या थे कि अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के जो न्यायालय थे वो उनके बारे में बात की गई है। तो ठीक है, पहला था धर्मस्थाई तथा दूसरा था कंटक शोधक, याद रखिएगा। और धर्मस्थाई क्या था, ये दीवानी न्यायालय के लिए था। ठीक है, दीवानी के न्यायालय जो थे, दीवानी से रिलेटेड जो होता था उसके लिए आपका क्या था, धर्मस्थाई था। और जो कंटक शोधक था ये फौजदारी के लिए था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों कि ये फौजदारी के लिए था। ठीक है, कंटक शोधक फौजदारी के लिए, धर्मस्थाई दीवानी के लिए। ठीक है, और इसमें जो प्रदेष्टा था वो क्या करता था, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मस्थाई कंटक शोधक ये न्यायालय थे दीवानी और फौजदारी के, और जो प्रदेष्टा है वो न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, और न्यायाधीश किसे बनाया जाता था, तो अर्थशास्त्र में ये लिखा गया है उस टाइम कि जो धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति हो, शुद्ध चरित्र का हो एकदम, उसे ही न्यायाधीश बनाया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, किसका काम था। ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, डी मागध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मागध एवं सूत वर्ग जो होते हैं उनका ये काम रहता था। चलिए अगला सवाल है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने, डी मौर्यों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये द्रविड़ों होगा। ठीक है, द्रविड़ों ने ये किया हुआ था, और द्रविड़ों में जो चोल थे उन्होंने ये किया था। तो अगर आपसे चोल ऑप्शन में होता तो चोल करेक्ट आंसर होता। ठीक है, मौर्य और ये ऐसे करके देता, जैसे यहाँ मौर्य दिया है तो चोल देता तो चोल करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। किसमें बोला गया है कि भाई कोई पत्नी है तो विवाह विच्छेद वो है, पति पत्नी विवाह विच्छेद कर सकते हैं। किसमें बोला गया है, ए कामसूत्र, तो इसमें तो बोला नहीं जाएगा, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीतिसार, डी अर्थशास्त्र। तो किसमें बोला गया है ये बोला गया है अर्थशास्त्र, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और तो इससे एक चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि मौर्य काल में इसका मतलब है कि तलाक प्रथा थी, मतलब तलाक 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 ये क्या थी, प्रचलन में थी, तभी तो यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि मौर्य काल में तलाक प्रथा भी प्रचलन में थी। और जो अर्थशास्त्र है उसमें बड़े आराम से लिखा है कि पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या शरीर में कोई दोष हो, है ना, पति विदेश चला गया, पता चला 7 समुंदर पार गया, या फिर शरीर में कोई दोष है, तो पत्नी जो है उसकी वो उसको तलाक दे सकती है, उसका त्याग कर सकती है। ऐसी नहीं है कि अगर पति विदेश गया तो जाके बोल दे कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, पीछे पीछे नहीं आएगी। पति निकल गया तो ये पता चला किसी और के साथ निकल ली, तो उसको त्याग दे सकती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि वैसे ही पत्नी के लिए भी था कि पत्नी के व्यभिचारिणी होने, ठीक है, समझ रहे हैं कि अपने पता चला एक्स के साथ ही लगी है, भाई साहब के साथ, है ना, तो पति अगर पत्नी है वो व्यभिचारिणी है, पता चला यहाँ बाबू सोना चल रहा है और बड़े बाबू देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है ना, हम इधर देख रहे हैं और ये बाबू सोना कर रहे हैं, तो क्या है, अगर पत्नी व्यभिचारिणी है या फिर बांध्या है तो पति उसका त्याग कर सकता था। तो दोनों के लिए बराबर सिस्टम था, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो दोनों के लिए सिस्टम था। पति चाहे तो पति भी तलाक ले सकता था, पत्नी चाहे तो पत्नी भी तलाक ले सकती थी, और रीज़न भी दिए कि किस वजह से ले सकते थे। ठीक है, ऐसे ही बिना फालतू में नहीं ले सकते थे, आपको कोई ना कोई वो देना होता था। तो यहाँ पर ये दिए हुए थे, ठीक है, कि अगर पति को तलाक चाहिए तो पत्नी या तो व्यभिचारिणी हो, पता चल गया है ऐसा कुछ कि बाबू सोना दूसरे के साथ ही चल रहा है, तो भी दे सकता था, बांध्या है तो भी दे सकता था। और पत्नी कैसे दे सकती थी, अगर पति विदेश गया है, पता चला इसके लिए कमाने गया था यहाँ या किसी और के साथ, तो ऐसा सिस्टम। या फिर पति के शरीर में कोई दोष है, तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि उस टाइम पे कि बोल देते कि हम जन्मों जन्मों का साथ रहेगा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर पति के शरीर में दोष था तो भी पत्नी त्याग कर सकती थी उसका, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? ए जातक में, बी मनुस्मृति में, सी याज्ञवल्क्य, डी अर्थशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुनः विवाह जो है वो वर्जित है कि दोबारा शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बोला गया है कि पत्नी मर गई हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पति है, पति पत्नी है और उसकी पत्नी मर गई है तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन अगर पति मर गया है तो फिर वो जो पत्नी है, विधवा है, वो शादी नहीं कर सकती। तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ दिया हुआ था यहाँ पर, एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है, पति कर सकता है पत्नी नहीं कर सकती है। चलिए जो भी था। अगला सवाल है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? ए क्षत्रियों का, बी व्रात्य क्षत्रियों का, सी वैश्यों का, डी शूद्रों का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा बी। ठीक है, व्रात्य क्षत्रियों का। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। और सूची 2 में दिए गए हैं प्रियदर्शी, सैंड्रोकोटस और अमित्रघात और विष्णुगुप्त। और यहाँ ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं, सॉरी शायद लगाना भूल गए। चलिए कोई नहीं, इसी से हम बता देते हैं, आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहले का, मतलब इनके जो उपनाम है वो क्या है? तो चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? सैंड्रोकोटस। ठीक है, बिंदुसार को क्या बोला जाता था? अमित्रघात। ठीक है, और अशोक को क्या बोला जाता था? प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसका राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी, 1 2 3, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो इनमें ये चीज़ तो आपको पता चल गई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी ध्यान रखनी है। जैसे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने कि शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान देने वाली बात है। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा कौन था? देवभूति, और उसकी हत्या किसने की थी? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने। ठीक है, और उसका राज सिंहासन हथिया लिया था। और अंतिम जो कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, उस आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? 1 महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। तो किसने किया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है बी। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील वो बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के बाद ही जो सुदर्शन झील थी वो बनी थी। तो कहा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी सुदर्शन झील। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, और अशोक ने क्या किया था? अशोक ने वहाँ पर नहरें बनवाई थी। और ये जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने क्या किया था? नहरें बनवाई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और रुद्रदामन जो है ये तीसरा वाला आप देख रहे हैं, तो इसने भी जल संसाधन की व्यवस्था की थी वहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ईसवी सन के पूर्व। ठीक है, ईसवी सन के पूर्व पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, ईसवी सन के पूर्व, और जो रुद्रदामन था ईसवी सन के बाद का है। ये 150 ईसवी का है। ठीक है, और ये दोनों ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में भी ईसा पूर्व पूछा है, तो ईसा पूर्व के अनुसार ये दोनों करेक्ट हैं। बाकी रुद्रदामन ने भी करवाया था, तो यहाँ पर रुद्रदामन हम आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईसवी का है, ईसा पूर्व का नहीं है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ईसवी या सन पूर्व ना दिया होता, ऐसा कुछ सीधा सीधा पूछ लिया होता कि किसने जल संसाधन की व्यवस्था की थी, तो यहाँ पर एक ये जो दूसरा, एक मिनट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तीनों सही हो जाते। लेकिन ईसवी पूर्व पूछा है, इसलिए ये दोनों सही होगा, रुद्रदामन यहाँ पर नहीं होगा। अब बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, तो इसी में किया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ए स्ट्रैटो 2, बी स्ट्रैटो 1, सी डेमेट्रियस, डी मेनांडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए होगा यहाँ पर स्ट्रैटो 2 या द्वितीय। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो जो संकर्षण है इसका मतलब क्या है? संकर्षण का मतलब है बलराम। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस में इन दोनों का वर्णन है? ए हुविस्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी अगाथोक्लीस। तो किस शासकों में के सिक्कों में ये दोनों चीज़ हैं? तो ये है डी अगाथोक्लीस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। यहाँ पर जो काव्य शैली है, और ये काव्य शैली क्या है? संस्कृत काव्य है। ठीक है, संस्कृत काव्य शैली का ये प्राचीनतम नमूना है, और जिसे हम जूनागढ़ का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ए जूनागढ़, बी भितरी, सी नासिक, डी सांची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए यानी कि जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां हैं? तो ये क्या है? जूनागढ़ अभिलेख में, और इसमें अशोक और उनके बारे में भी बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए अगला सवाल है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। तो सुदर्शन झील तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई ही है, आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है रुद्रदामन प्रथम। इसने जो सुदर्शन झील था उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, मरम्मत करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और ये रुद्रदामन के जो अभिलेख है उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सी यानी कि कुषाण। कुषाण ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो सोने के सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो चालू किसने करवाया था? हिंद यवन राजाओं ने शुरू करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हिंद यवन जो राजा थे उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे सबसे पहले। ठीक है, लेकिन जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन राजाओं ने करवाया, लेकिन नियमित रूप से पूर्ण रूप से कुषाणों ने चलवाए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि किसने चलवाए सोने के सिक्के, तो आपका हिंद यवन राजा होगा, लेकिन नियमित रूप से बात की जा रही है तो कुषाण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ए विमकटफिसस, बी कनिष्क, सी नहपाण, डी बुद्धगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कनिष्क। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? ए कुजिल कटफिसस, बी विमकटफिसस, सी कनिष्क प्रथम, डी हुविस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विमकटफिसस। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कनिष्क के ये पिता थे विमकटफिसस, तो याद रखिएगा कनिष्क की क्या थी? ये विमकटफिसस पिता थे। ठीक है, और जो कुजुल कटफिसस दिख रहा है आपको, इन्होंने तांबे के जो सिक्के थे वो प्रचलित करवाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विमकटफिसस को। ठीक है, यहाँ पर आपको जो हिंद यवन राजा बोला था तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन उन्होंने भी करवाया था। ठीक है, लेकिन नियमित रूप से बात हो रही थी तो वो कुषाणों ने करवाए थे। ठीक है, नियमित रूप से सर्वप्रथम। चलिए अगला सवाल है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए. वासुदेव, बी. मित्र, सी. इंद्र, डी. कार्तिकेय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सी यानी कि इंद्र। ठीक है,
तो इसका करेक्ट जो आंसर है ये है कार्तिकेय। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो क्या है इसकी तिथि? ए 78 ईस्वी, बी 81 ईस्वी, सी 98 यानी कि 98 ईस्वी, डी 121 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर जो है 81 ईस्वी यानी कि बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा आप कि मथुरा से जो ये मूर्ति थी वो मथुरा से लाई गई थी। ठीक है, मथुरा से लाकर और सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला सवाल है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कब हुआ था? तो 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी? तो 78 एडी यानी कि ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 78 ईस्वी यानी कि डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? ए 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी 78 ईस्वी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? मतलब जब विक्रम संवत चालू हुआ है फिर शक संवत चालू हुआ है, तो इन दोनों के चालू होने के बीच में कितना अंतर है? मान लीजिए हमने कोई चीज़ 10 में चालू की 2010 में, कोई चीज़ 2020 में हुई, तो इनके बीच में अंतर कितना है, कितने वर्षों का है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 320 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 135 वर्ष यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और विक्रम जो संवत है वो कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, और विक्रम संवत ये यहाँ पर विक्रम संवत की बात की गई है, 57 ईसा पूर्व। और जो शक संवत है वो कब हुआ था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि वो 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ए 22 मार्च या फिर 21 मार्च, बी 15 मई या 16 मई, सी 31 मार्च या 30 मार्च, डी 21 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो ये करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 22 मार्च या फिर 21 मार्च। ठीक है, तो ये थे आज के 25 जो बेस्ट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, टॉप 25 जीएस के क्वेश्चन है जो कि आपके आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।